नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया होगा तब यह सोचा भी नहीं होगा कि सरकारें तो सरकारें, सरकारों के अधीन काम करने वाली संस्थाएं भी इस देश के संघीय ढांचे को संघी ढांचे में तब्दील करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के जब अपने अधिकार होते हैं तो दिल्ली में बैठी हुई एक संस्था, केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाला एक आयोग, वो इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि राज्यों के अधिकार को कम करने के लिए सीधे सीधे कानून का मसौदा यानी ड्राफ्ट पेश कर देगा और उस ड्राफ्ट के बाद हालात ये बन जाएंगे कि इस देश के उच्च शिक्षा के ऊपर राज्य सरकारों का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आज तक आप सुनते रहे हैं कि अमुक यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अमुक यूनिवर्सिटी राज्य यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी, और जिस राज्य में एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ना हो वहां के मुख्यमंत्री अक्सर प्रधानमंत्री से डिमांड करते हैं कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोल दीजिए। लेकिन अब जो हालात बनाए गए उसमें राज्य सरकारें वेतन तो देंगी, लेकिन एजेंडा लागू करना होगा दिल्ली का। और खासकर ये टकराव जब दिख रहा था कि उच्च शिक्षा और वीसी की नियुक्ति के मामले में गवर्नर और मुख्यमंत्रियों के बीच, चाहे बिहार में फागू चौहान के समय में हो, चाहे बंगाल में जगदीप धनखड़ के समय में हो, चाहे केरल में आरिफ मोहम्मद खान के समय में हो, जब वाइस चांसलर की नियुक्ति का बवाल इतना बढ़ गया, तब जब प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के मामले में भी जब यूजीसी की गाइडलाइन ही नहीं बल्कि अधिकार भी पूरी तरह से उसी के चलेंगे, तब उसके बाद क्या होगा? तो राज्य सरकारें क्या चनाजोर गरम बेचने की दुकानें ही चलाएंगी जाकर के यूनिवर्सिटी कैंपस में, या पकौड़े ही बेचेंगी? पैसा देगा स्टेट, वेतन देगा स्टेट, लेकिन नियुक्ति करेगी दिल्ली। वाह भाई, यही कानून उस यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार के द्वारा जो मसौदा पेश किया गया है, जिसे विशेषज्ञों द्वारा तैयार मसौदा बताया जा रहा है, उसका मजमून ये कहता है। बड़ा अफसोस होता है ये जानकर कि 1991 में चंद्रशेखर सरकार ने मनमोहन सिंह को यूजीसी का चेयरमैन बनाया था। तब यूजीसी के पास मनमोहन सिंह जैसे लोग चेयरमैन के तौर पर होते थे और आज जगदीश कुमार जैसे लोग चेयरमैन के तौर पर हैं। और वो चेयरमैन ये भी कहते हुए, उनका मसौदा ये भी कहते हुए नजर आता है कि जिस राज्य के विश्वविद्यालय इसे नहीं मानेंगे उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। यह पूरा मामला क्या है, विस्तार से मैं आपके सामने लाता हूं, और कैसे हायर एजुकेशन के मामले में मसौदा यदि लागू हो गया, जैसे माना जा रहा है कि 5 तारीख से इसे 5 फरवरी से अमली जामा पहनाया जा सकता है, तो कैसे ये नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, पिनराई विजयन को और वैसी तमाम राज्य सरकारों को जो दिल्ली में काबिज पार्टी की सरकारें नहीं है, उनकी विचारधारा से ना इत्तेफाकी रखती हैं, कैसे उन्हें उच्च शिक्षा के मामले में एकदम से पंगु बनाकर रख देगी। उसके बाद तो हालात ये होंगे कि अब ना जीएसटी के तहत बहुत सारे टैक्स राज्य सरकारें वसूल पाती हैं, अपने पैसे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। अब पता चला कि प्रोफेसर बहाल करने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। हर बीमारी का एक इलाज कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचो, और सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के विवाद के लिए जो एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बनाकर रखा गया है, राज्य बनाम राज्य के विवाद या राज्य बनाम केंद्र के विवाद के लिए एक परमानेंट झगड़ा लगाने का काम यूजीसी ने किया है। क्या किया है ये आपको मैं विस्तार से बताता हूं। यूजीसी का एक मसौदा जो सामने आया है, जिसे कहा जा रहा है विशेषज्ञों के पैनल ने तैयार किया है, उस मसौदे के मुताबिक सिर्फ वाइस चांसलर ही नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति भी एक पैनल के द्वारा की जाएगी। और पैनल किस तरह से? जो पैनल ये होगा जो केंद्र सरकार के पक्ष में झुका होगा। मतलब अब नेट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पीएचडी है तब भी बन सकते हैं, वहां तक तो ठीक था, पहले भी ये नियम था। लेकिन सवाल ये क्या कि राज्य सरकारें नियुक्ति नहीं करेंगी, फिर नीतीश कुमार के विश्वविद्यालय सेवा आयोग का क्या होगा, फिर उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग का क्या होगा, फिर दूसरे राज्यों के लोक सेवा आयोग का क्या होगा। 10-12 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का मामला तो मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल में बदल जाता है। यहां एक एक प्रोफेसर की नियुक्ति होगी और एक स्वाभाविक है कि खास विचारधारा के प्रोफेसर
फिर क्या होगा? क्या इस देश को हायर एजुकेशन के माध्यम से पूरी तरह से संघीय ढांचे की जगह संघीय ढांचे में तब्दील कर देने की तैयारी है? किस तरह आजकल लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं वो आप देख रहे हैं। और वाइस चांसलर के आगे जब प्रोफेसर ही बनेंगे तब क्या होगा? अक्सर हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकारों की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की यानी सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकलते हैं। जो भी लोग पीएचडी हैं, जब जैसा क्राइटेरिया रहा, जो भी लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं, वो सब लोग दौड़ लगाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद उनकी नियुक्तियां होती है। कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। कभी इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के लिए, कभी पटना में बिहार के लिए, कभी भोपाल में, कभी जयपुर में, अलग अलग तरह से नियुक्तियों के विज्ञापन निकलते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग अलग वैकेंसी निकलती है। अब इस हालात में जो वैकेंसी निकलेगी, वो वैकेंसी कौन निकालेगा? वो यूजीसी तय करेगी कि वैकेंसी यूनिवर्सिटी निकालेगा या सीधे किसी को नियुक्त करके भेज दिया जाएगा कि आप इस यूनिवर्सिटी में अमुक विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। राज्य सरकारों के पास ये अधिकार नहीं होगा। राज्य सरकारों के पास अधिकार नहीं होगा तो फिर क्या होगा? राज्य सरकारों में शिक्षा मंत्रालय किस काम का होगा? क्या सिर्फ 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं या 12वीं तक की क्लास चलाने के लिए शिक्षा मंत्रालय होगा? और जब इतना कुछ मोदी सरकार के रहते इस देश में हो ही रहा है, तो सबसे बेहतर उपाय तो यही है कि राज्य सरकारों को रखने का ही क्या जरूरत क्या है? इस देश में राज्यों की व्यवस्था ही भंग कर दी जाती। सीधे केंद्र होता और केंद्र के नीचे सीधे जिले होते। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, ये सब बाउंड्री बनाने की क्या जरूरत थी? सीधे दिल्ली में गृह मंत्रालय डीएम और एसपी की नियुक्ति करता। सीधे एसपी और डीएम से गृह मंत्रालय के अफसर जुड़े होते और वही शासन चलाते। जनता को भी काम पड़ता तो विधायक नाम की व्यवस्था ही खत्म कर दी जाती। सीधे सांसद होते और डायरेक्ट वही काम करते जो 543 लोकसभा में है और 245 राज्यसभा में है। यही 788 लोग जनप्रतिनिधि के नाम पर इस 125 करोड़ के 150 करोड़ के करीब की आबादी वाले देश का ये लोकतांत्रिक भाग्य विधाता होते। क्या जरूरत थी राज्य नाम की व्यवस्था की? जब राज्यों में यूनिवर्सिटी होगी, राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी होगी, पैसा, रोकड़ा, वेतन, पेंशन सब वही देगी, लेकिन प्रोफेसर को बहाल नहीं करेगी। कहां कैसी जरूरत है? कहां फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, कहां केमिस्ट्री कौन पढ़ाएगा, कहां ललित कला कौन पढ़ाएगा, कहां हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस कौन पढ़ाएगा, कहां बोटनी, जूलॉजी कौन पढ़ाएगा, कहां मैथमेटिक्स कौन पढ़ाएगा, ये सब जगदीश कुमार का आयोग तय करेगा। राजीव कुमार का आयोग, उससे वैसे ही लोग काफी हद तक उस पर शंका के बादल की नजर से देखते हैं लोग। अब जगदीश कुमार का आयोग आ गया है। अब ये आयोग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अधिकारों में कटौती का मसौदा पेश कर रहा है। दो सवाल यहां से खड़े हो रहे हैं। क्या नीतीश कुमार का एनडीए में बने रहना अब संभव है? वो राजनीतिक मसला है। राजनीतिक चश्मे से इस सवाल को हम देख भी नहीं सकते, लेकिन क्या नीतीश कुमार इसके विरोध में बोल भी नहीं सकते? एक फागू चौहान जो अपनी मर्जी से वाइस चांसलर की नियुक्ति कर रहे थे, उनसे तो सीधे सीधे लड़ रहे थे। अंततः उन्हें जाना पड़ा था और बिहार के कुछ पोर्टल तो एक राज्यपाल को भ्रष्टपाल तक कहकर संबोधित कर रहे थे। लेकिन आज चुप्पी। क्या इस देश में एनडीए के मुख्यमंत्री भी एकदम से रीढ़ विहीन हो गए हैं? ममता बनर्जी ने सवाल उठाया है और तारीफ की जानी चाहिए कि लोकतांत्रिक ढांचे में सवाल उठाने का अधिकार अब तक जो सरकार ने छीना नहीं है, उस अधिकार का उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है और बेजा इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन एनडीए के मुख्यमंत्री, खुद भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, एक छोटा उदाहरण आपके सामने देता हूं कि राज्यों की ताकत क्या होती है। 400 से ऊपर सांसद राजीव गांधी के थे और सितंबर 1989 में पंचायती राज बिल लेकर राजीव गांधी आए थे। लोकसभा में तो पारित करा लिए थे, लेकिन राज्यसभा सांसदों को, जो विधायकों के वोट से चुने जाते हैं, ज्यादातर को कांग्रेस के राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। राज्यों के मुख्यमंत्रियों की चिंता यह थी कि पंचायती राज आएगा तो राज्य सरकारों के अधिकारों में कटौती होगी।
खुद कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों ने राज्यसभा में उस बिल को गिरा दिया था। आज भाजपा के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? यूजीसी के इस गाइडलाइंस पर योगी आदित्यनाथ अपने अधिकारों के को कम होते हुए देख रहे हैं, फिर भी चुप है। योगी आदित्यनाथ को तो भारतीय जनता पार्टी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखती है, लेकिन उनकी भी चुप्पी है। मोहन यादव और भजन लाल शर्मा से आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो भजन करने के सिवा कुछ करेंगे। भूपेंद्र पटेल से उम्मीद करना खुद को मुगालते में रखना है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ ये क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यहां यह खड़ा होगा कि चूंकि संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाला यूजीसी का यह कानून है, तो क्या इसे संसद अकेले पारित कर देगी या एक गाइडलाइंस के माध्यम से इसे लागू मान लिया जाएगा? क्योंकि हमारे संविधान ने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा है। राज्य सरकारों का अपना कानून है, केंद्र सरकारों का अपना कानून है। राज्य सरकारों के अपने स्कूल है, यूनिवर्सिटी है। केंद्र सरकार के अपने स्कूल केंद्रीय विद्यालय है, सैनिक स्कूल है। साथ साथ केंद्र सरकार के पास केंद्रीय विश्वविद्यालय भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इस तरह से केंद्र सरकार के पास अपने भी 50-60 यूनिवर्सिटी है। अपनी गाइडलाइंस वही लागू करें, उनको पूरे अधिकार हैं। लेकिन दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की जो परंपरा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के बावजूद दिल्ली की निर्वाचित सरकार को अध्यादेश के माध्यम से पंगु बनाकर शुरू हुई, क्या इस देश के पूर्ण राज्यों में भी शिक्षा के मामले में वही सिस्टम लागू किया जा रहा है? बहुत चिंतित करने वाला सवाल है कि जब एक खास विचारधारा के लोग किसी यूनिवर्सिटी में भरे जाएंगे तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा? एक डाइवर्स पूल कैसे आएगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानने वाले, उस सोच को मानने वाले लोग शिक्षा व्यवस्था में होने चाहिए, वो कैसे भरेंगे? और राज्य सरकारों की चुप्पी क्या इशारा करती है? मुझे नहीं लगता कि एमके स्टालिन इसे होने देंगे। मुझे नहीं लगता कि ममता बनर्जी इसे होने देंगी। मुझे नहीं लगता कि पिनराई विजयन इसे होने देंगे या सिद्धारमैया, रेवंत रेड्डी इसे होने देंगे। लेकिन आने वाले वक्त में यह देखा जाएगा कि आखिर यूजीसी इस गाइडलाइंस को लेकर कहीं भारतीय संविधान की मूल भावना के साथ ही तो टकराने की स्थिति में नहीं जा रही है। संघीय ढांचे पर किसी भी प्रकार का प्रहार यदि इस देश की कोई भी संस्था करती हुई नजर आती है तो यह उसके बौद्धिक दिवालियेपन की सीधी सीधी निशानी है कि क्या बौद्धिकता से भरपूर जगह यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी में भी बौद्धिक रूप से इतने दिवालिया लोग आ गए हैं जो इस देश के संघीय ढांचे को सीधे सीधे प्रहार करने वाला ड्राफ्ट और मसौदा लेकर आ रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। दर्शकों को इसी सवाल पर हम छोड़े जाते हैं कि जब शिक्षा व्यवस्था में राज्यों की स्वायत्ता नहीं रहेगी तो राज्यों की स्वायत्ता आखिर होगी तो कहां होगी? जगदीश कुमार को अब तक मैं ठीक ठाक आदमी समझता था, लेकिन इस पूरे मामले को देखने के बाद लगता है कि आखिर राज्य सरकारों से उन्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत धर्मेंद्र प्रधान को है या जगदीश कुमार को है? दिक्कत नागपुर में बैठे हुए आरएसएस को है या दिक्कत नरेंद्र मोदी की सरकार को है? अपने अधिकार में जितने काम है उतने तो वो कर नहीं पा रहे। अपने अधिकार के काम को तो उन्होंने समझ लिया है कि 5 किलो राशन देकर पूरे देश को ऐसे ही निपटाए रखना है और चुनावी हिंदुत्व के दायरे में रखना है। वहीं राज्य सरकारों के अधिकार कहां कहां है, उनको कैसे कटौती करनी है? प्रोफेसर मत बहाल करो, वीसी मत बहाल करो। कल को आ जाएगा कि राज्य सरकारों के टीचर हैं वो भी वही बहाल करेंगे। सब कुछ केंद्र करेगा तो राज्यों की जरूरत इस देश में रह गई है या नहीं रह गई है? इस महत्वपूर्ण सवाल पर आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्या वाकई ये व्यवस्था न्यायोचित है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।